गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो? फिर से आपको वर्मा एजुकेशन पथ में सबों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का कमेंट्स आ रहा था कि सर अग्निवीर वायु का एयरफोर्स का ऑनलाइन प्रोसेस एवं सिलेबस को बताया जाए। तो मैं आपके अकॉर्डिंग अग्निवीर वायु अर्थात अग्निवीर एयरफोर्स का ऑनलाइन प्रोसेस एवं इसके सिलेबस को लेकर आया हूं। तो दोस्त, कृपया इसको जानने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप वीडियो के अंत तक देखेंगे ताकि पूरी वीडियो का समझ आपको आ जाएगी कि आखिर अग्निवीर वायु का ऑनलाइन प्रोसेस एवं सिलेबस पूरा क्या है। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आप देखिए, आपके सामने अग्निवीर वायु अर्थात अग्निवीर एयरफोर्स, इसका पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट क्या था। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स जो आपका लिखा हुआ है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपका 24 जून से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो ऑनलाइन करने का है वो ऑनलाइन का लास्ट डेट 5 जुलाई 2020 यानी कि 5 जुलाई 2022 तक लास्ट डेट आपका है। आप समझ गए होंगे कि 24 जून से आपका ऑनलाइन डेट है और आपका लास्ट डेट ऑनलाइन करने का 5 जुलाई 2022 तक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका एग्ज़ाम का डेट्स क्या है। और दोस्तों, मैं ये इस बार अग्निवीर एयरफोर्स बहुत कम समय दिया है एग्ज़ाम्स के लिए। ऑनलाइन के बाद उसी मंथ्स में आपका 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम का डेट मेंशन किया है। ऑनवर्ड्स 24 जुलाई के आगे भी हल्का जा सकता है, लेकिन उनका डेट मेंशन किया हुआ है 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम उसका हो जाएगा। तो दोस्त, ज़रा सा भी फिक्र ना करें, मैं पूरी सिलेबस को आज बताऊंगा। पहले ऑनलाइन का प्रोसेस जान लीजिए, उसके बाद मैं पूरा सिलेबस को बताऊंगा, कंप्लीट सेशन को बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अब कुछ आपको ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए मैंने ऑनलाइन का डेट बताया। ऑनलाइन करने के लिए कुछ प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस को बता दूं। तो देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेबल रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। कहने का मतलब हुआ कुछ, देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड करना है जो आपको लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th या मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि कक्षा 10वीं का है ना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से किए हो, आपकी कक्षा 10वीं कक्षा का आप सर्टिफिकेट को उस पर अपलोडेड करना है। बी में देखिए, इंटरमीडिएट या 10+2 एक वैलिड मार्कशीट, यानी कहने का मतलब हुआ कि आप 10+2 अर्थात 12th कक्षा का आप मार्कशीट को अपलोड करना होगा आपको। और अगर ये आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपके पास इसका लिखा हुआ है 3 years कंप्लीट डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि अगर आप कंप्लीट 3 साल का डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं आप। अथवा 2 years का वोकेशनल कोर्स का मार्कशीट है या नॉन वोकेशनल कोर्स का विथ वोकेशनल या नॉन वोकेशनल, अगर वोकेशनल का है तो ठीक है 2 years का होना चाहिए। अगर नॉन वोकेशनल कोर्स का है तो उसके साथ आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसके साथ आपको अपलोडेड करना होगा। आगे अगर हम बढ़े तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा, आपको पासपोर्ट साइज फोटो ऑनलाइन करते समय। तो पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नोट बिफोर अप्रैल 2020, कहने का मतलब है कि आपका एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो कि रिसेंटली का हो, जल्दी का हो, हाल ही का हो। आपका अप्रैल 2022 के पहले का नहीं का होना चाहिए, इसके बाद का ही होना चाहिए, यानी रिसेंटली का नया आपका हाल ही का फोटो होना चाहिए। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप फोटो को इस पर डालिएगा, अपलोड कीजिएगा, तो फोटो खिंचवाते वक्त आप अपने चेस्ट के ऊपर एक काले रंग का स्लेट लेकर के और स्लेट के ऊपर आपका कैपिटल्स लेटर में नाम अंकित रहेगा और साथ ही साथ जिस डेट में आप फोटो को खिंचवाएंगे उसका डेट भी मेंशन होने चाहिए और वाइट चौक से आपको लिखा हुआ रहना चाहिए आपका नेम कैपिटल लेटर्स एंड डेट मेंशन होना चाहिए जिस दिन आप फोटोग्राफी करवा रहे हो, और उसी फोटो को आपको अपलोड करवाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्त, अभी आप यहां तक देखें, अब इसके आगे मैं प्रोसेस को बताता हूं। और जो इसका साइज होगा फोटोग्राफ का दोस्त, वो साइज होगा 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में, इसके बीच में आप फोटो को अपलोड करेंगे। तो आगे देखिए, आप आगे आपका है कैंडिडेट्स
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज। आपका कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का बाएं हाथ का निशान, थंब इम्प्रेशन है, निशान लगाना है, इमेज में देना है आपको। इसका साइज का होगा, यानी केबी में डालना है आपको, 10 केबी से बीच 50 केबी के बीच में। आई मीन आप समझ सकते हैं कि आपका थंब इम्प्रेशन का भी साइज आपका दिया हुआ है, आप इसी साइज में उसका मेंशन कीजिएगा। आगे आपका लिखा हुआ है ई में कैंडिडेट्स सिग्नेचर इमेज। आप कैंडिडेट्स का सिग्नेचर जो दिया जाएगा उसको इमेज बना के देना है, और उस इमेज का साइज जो होगा आपका 10 केबी से लेकर के 50 केबी के बीच में, बिटवीन 10 केबी एंड 50 केजी, यानी कि 50 केबी और 10 केबी के बीच में ही आपको उस इमेज का साइज को देना है। आप ध्यान रखेंगे इसको दोस्त। आगे आपका मैं बताऊं प्रोसेस, तो कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर इमेज। देखिए कुछ क्राइटेरिया आपको दे रखा है, अग्निवीर एयरफोर्स ने कहा है कि कुछ कैंडिडेट्स का पेरेंट्स का भी सिग्नेचर मांगा, इसका भी साइज का के भी सेम होगा, लेकिन इस वो कैंडिडेट्स को देना है, वो कैंडिडेट्स को इसका अपलोडेड करना है सिग्नेचर जिनका उम्र 18 वर्ष से कम हुआ हो। जिन स्टूडेंट्स, जिन कैंडिडेट्स का एज 18 वर्ष से कम हो, वैसे कैंडिडेट्स अपने गार्जियंस आई मीन पेरेंट्स का सिग्नेचर डालेंगे, अपलोड करेंगे, जिनका साइज होगा 10 केबी से 50 केबी के बीच में ही। आप समझ रहे होगी मेरी बातों को। आगे देखिए, आगे का लिखा हुआ एग्जामिनेशन फी। आपको जब इतनी सारी चीज अपलोड कर देने के बाद आपको एग्जामिनेशन फी, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन फी आपको देना है। तो एग्जामिनेशन फी आपका 250 यानी कि 250 रुपये पे करना होगा। आप किस तरह से पे करेंगे? आप चाहे तो डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं थ्रू पेमेंट गेटवे। यानी पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका पेमेंट ये जो 250 रुपया है, एसी के लिए भी 250 रुपया है, एसटी के लिए भी 250 रुपया है, एंड जनरल ओबीसी सारे कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपया है। इसमें किसी तरह की छूट की व्यवस्था नहीं है। आप सारे कैंडिडेट्स को आपको 250 रुपया पे करना होगा। आगे जब पेमेंट हो जाने के बाद आगे आपका ये जो पॉइंट लिखा हुआ आप ध्यान देंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव हिज वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि वह कैंडिडेट्स आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, जब रजिस्ट्रेशन आपकी हो रही होगी, उस समय आप अपना वैलिड ईमेल आईडी बना के रखेंगे, वही ईमेल आईडी को डालेंगे जो वैलिड हो, और साथ ही साथ आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये गलत हो जाता है तो आपके आने वाले रजिस्ट्रेशन में बाधाएं हो सकती है। सो गाइज, आप ध्यानपूर्वक अपना पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को उसमें आप इंटर करवाएंगे। आगे आपका प्रोसेस है, कैंडिडेट्स शुड इंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब हुआ कैंडिडेट्स जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन शू करवाएंगे, जारी करवाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाएंगे, उस समय आपका आधार नंबर जरूरी है। आप अपना आधार नंबर को सही सही अंकित करवाएंगे, ये आपका मैंडेटरी हो गया। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आपको है, कैंडिडेट्स आर टू रीच एट एग्जामिनेशन सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पॉइंट है टू बी नोटेड। कहने का मतलब है कि जब आपका ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगी तो नेक्स्ट मंथ में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो उस समय आपका साइट से एडमिट कार्ड विद इन 3-4 डेज, तो 48 घंटा जब आपका एग्ज़ाम का बचेगा उससे पहले आपको बोर्ड इशू कर देगा आपका एडमिट कार्ड। तो भाई आप एडमिट कार्ड को, यानी कि आप एडमिट कार्ड जो निकालेंगे वो कलर एडमिट कार्ड निकालना होगा। आपको कलर एडमिट कार्ड निकाल करके आपको लेकर जाना होगा एग्जाम सेंटर तक। आप ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड निकल कर चले जाओगे तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गाइज इस बात पर आप ध्यान देंगे कि जब आप एडमिट कार्ड निकाल कर जाओगे तो कलर एडमिट कार्ड ही निकाल कर जाओगे। ठीक है, मैं इसके आगे प्रोसेस को आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आगे ध्यान देंगे, लिखा हुआ नेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड एज डिस्प्लेड ऑन देयर एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स फ्रॉम J&K अर्थात जम्मू कश्मीर, असम एंड मेघालय टू कैरी एनी वैलिड आईडी प्रूफ। कहने का मतलब हुआ कि कैंडिडेट्स जब एग्ज़ाम देने सेंटर पे जाओगे
तो आप वही आधार कार्ड को लेकर जाएंगे जो एडमिट कार्ड पे आपका डिस्प्ले किया हुआ है, शो किया रहेगा, जो एडमिट कार्ड पे आपका मेंशन किया हुआ आधार कार्ड रहेगा, उस आधार कार्ड को अपना आईडी प्रूफ के रूप में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना होगा, तभी आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और कहा है कि अगर कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर का हो, असम का हो या मेघालय का हो, तो उसको आपको अदर आपका आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा उनको, आधार कार्ड के अलावा। ये आप ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है दोस्त, जरा सा ध्यान दीजिएगा। लिखो इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन्स। ध्यान देंगे दोस्तों, ये एयरफोर्स जो आपको करवाया है वो वैसे कैंडिडेट्स के जो अनमैरिड हो। अनमैरिड कहने का मतलब हुआ कि जो अविवाहित हो, अविवाहित मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ, और वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और अविवाहित होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आप एयरफोर्स कैंडिडेट्स नहीं माने जाएंगे। यानी अगर आपको एयरफोर्स का अप्लाई करना है फॉर्म तो आपको अनमैरिड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा, मैरिड को नहीं। एक चीज़ और ये है, भारत के नागरिकों के लिए सिर्फ है, लेकिन आपका एक लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ नेपाल आर आल्सो एलिजिबल, यानी कि नेपाल के नागरिकों को भी एयरफोर्स, अग्निवीर एयरफोर्स अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अगर आप नेपाल के सिटीजन्स हो तो इंडियन एयरफोर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्त, आगे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानूंगा कि ये जो लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों बहुत लोगों का ये कमेंट्स आता है, सर डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ आखिर क्या है, किसके बीच में है, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, अन्यथा आप इससे वंचित रहोगे दोस्त। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 29 ऑफ दिसंबर 1999, 29 जून 2005। कहने का मतलब कि वैसे कैंडिडेट्स जिसका जन्म 19 दिसंबर 1999 और 29 जून 2005 के बीच में है, तो वो कैंडिडेट्स इस इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, यानी मैं इसको सीधा सीधी बता दूं कि वैसे कैंडिडेट्स जिनका उम्र 17.5 यानी 17.5 वर्ष है तो वो एलिजिबल है अग्निवीर वायु के लिए। 17 वर्ष से लिए 21 वर्ष तक होता था, लेकिन दोस्त इस बार अग्निवीर वायु ने आपकी इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष के लिए कर दिया है। लेकिन दोस्त ये सिर्फ इस बार के लिए किया गया है। आपका 23 वर्ष तक के यानी 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट्स को ये अग्निवीर वायु इनवाइट किया है ऑनलाइन करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप समझ सकते हैं। अब मैं इसके आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आगे अब मैं लोग समझता हूँ, आगे इसकी प्रोसेस को समझता हूँ कि आगे इसका क्या प्रोसेस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानेंगे कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट्स होता होगा कि सर कौन से कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सर मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स इसके एलिजिबल माने जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साइंस सब्जेक्ट, यानी वैसे स्टूडेंट जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से किए हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है देखिएगा। कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट और 10+2 इक्विवेलेंट examination with mathematics, physics and English from an education board listed as COBSC member with 50% marks in aggregate and 50% marks in English। कहने का मतलब हुआ कि वैसे कैंडिडेट्स जो 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास किए हैं और वो आपका साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, उनका ये सब्जेक्ट मेन होना आवश्यक माना गया है। लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है क्राइटेरिया, आप ध्यान देंगे कि उनका किसी भी एक COBSC बोर्ड से होना चाहिए जो मेंबर्स विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, यानी कि 10+2 वो 50% मार्क्स उनका होना चाहिए, यानी कि पास्ट विथ 50% मार्क्स, यानी कि 10+2 में उनका 50% मार्क्स है, तभी वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ में दोस्तों ये ध्यान देंगे कि 50% मार्क्स इन इंग्लिश, उनका पूरा साइंस स्ट्रीम में 50% के साथ साथ उनका एक पेपर इंग्लिश में भी 50 मार्क्स
यानी 50% मार्क्स होना अति आवश्यक है। अगर उनका 50% मार्क्स इंग्लिश में नहीं है तो वो इंडियन एयरफोर्स के एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो गाइज इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको 10+2 में 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका इंग्लिश का पेपर में 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आप अग्निवीर वायु के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। गाइज आगे देखिए, लिखा हुआ है अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम, साइंस सब्जेक्ट से आपने इंटरमीडिएट नहीं किया है तो आपके पास क्या और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी पास हैं 3 साल का तो भी आप इसके लिए एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया सेम है कि आपका 50% मार्क्स से पास होना चाहिए एंड इंग्लिश में इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका इंजीनियरिंग में भी 50% मार्क्स पास होना अति आवश्यक है, तभी आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, किसी भी वोकेशनल कोर्स का 2 साल का होना चाहिए और इसका भी सेम रूल्स 50% मार्क्स पास्ट विथ इंग्लिश 50% ऑल्सो। यानी कहने का मतलब कि पूरा में आपका 50% मार्क्स से आप क्वालिफाई हो, साथ ही साथ आपका इंग्लिश के पेपर में भी 50 मार्क्स यानी 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो गाइज आप कैंडिडेट्स, वैसे कैंडिडेट जिनका ये नहीं आएगा तो आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आइए इसके आगे और भी कुछ क्राइटेरिया है, मैं उसको बताता हूं। दोस्त अभी मैंने ए में बताया था साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए, अब यहाँ बी में लिखा हुआ अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं भी है तो वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पास प्लस 10+2 पास एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से अगर 10+2 पास्ट है तो भी एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है जो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले लोग हैं वो कौन सा क्राइटेरिया को फिल कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि साइंस के अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं 10+2 और आप पास हैं 50% मार्क्स से और आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स है तो आप भी अग्निवीर वायु का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे मैं देखता हूं। अब आगे लिखा हुआ है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब हम लोग देखिए कुछ आवश्यक मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जैसे मेडिकल जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर अग्निवीर वायु आर फॉलोज। इस तरह से कुछ दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड, आप इसे देखिए और समझिए। जैसे लिखा हुआ है ए में हाइट, आपका हाइट यानी ऊंचाई। हाइट आपका क्या होना चाहिए सर, बार बार आता है कमेंट्स के सर हाइट के लेकर के आप बताइए। देखिए हाइट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट यानी कि कम से कम आपका हाइट को बताया गया है आपका 152.5 सेंटीमीटर। अगर मिनिमम कम से कम आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर है तो आप अग्निवीर वायु के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अधिक से अधिक आपका हाइट इससे कितना भी ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट क्या होना चाहिए यानी छाती। तो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंसिव यानी कि मिनिमम एक्सपेंसिव बिना फुलाए आप अगर कह सकते हैं तो मिनिमम उसका कह सकते हैं फुला के रेंज जो होना चाहिए छाती का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती का रेंज कितना 5 सेंटीमीटर। अगर आपका छाती का रेंज 5 सेंटीमीटर है तो भी आप अग्निवीर वायु के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगला क्या है वेट। वेट मीन्स होता है वजन। आपका वजन क्या होना चाहिए तो देखिए प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, यानी कहने का मतलब है कि जो वेट होना चाहिए वो एज और आपका हाइट के अनुसार लिया जाएगा। कितना आपका हाइट है, किस तरह के आपका एज है, कितना एज हो रहा है, एज और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाएगा। तो दोस्तों इसका क्राइटेरिया में यही बताया गया है कि आपका वेट जो लेगा वो हाइट और एज के मुताबिक लेगा। तो चलिए आगे आप लोग देखते रहिए। डेंटल कहने का मतलब दांत का पेयर क्या होना चाहिए। बहुत लोगों का ये बहुत संशय रहता है कि सर दांत का क्या होना चाहिए सर। तो देखिए शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ है ना एंड मिनिमम 40 पॉइंट्स। देखिए कह रहा है कि दांत जो आपका होना चाहिए एक पेयर में होना चाहिए है ना। जैसे कम से कम आपका 14 दांत का पेयर बन जाना चाहिए। 14 को दांत को आप अगर पेयर बनाएं तो बैठ जाना चाहिए। अगर आपका बड़ा है पेयर नहीं बन पा रहा है तो आप अग्निवीर वायु के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप मेडिकल के लिए फिट नहीं है, आप छट जाएंगे मेडिकल में।
इससे लिए आप मेडिकल में फिट होने के लिए आपको 14 जो दांतें होंगे उसको पेयर बनाना होगा आपको, तभी आप मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आप मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट दीजिए हियरिंग। उनकी सुनने की जो क्षमता होगी वो क्या आनी चाहिए, एयर फोर्स सुनने की भी क्षमता को देखता है। देखिए कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग एबल टू हियर फर्स्ट व्हिस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस 6 मीटर विथ ईच ईयर सेपरेटली, यानी कि कान आपका 6 मीटर डिस्टेंस से अगर कोई फुसफुसाता भी हो, कुछ बोलता हो, तो आपके कान अगर आप उस आवाज़ को सुन पा रही है तो आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं। यानी 6 मीटर से अगर कुछ धीरे धीरे विस्परिंग मतलब फुसफुसाएगा, कोई धीमे धीमे आवाज़ में अगर बोलेगा, अगर चीज़ों को आप सुन पा रहे हैं तो आप मेडिकल के लिए फिट है, नो डाउट। तो अब देखिए आपका ये मेडिकल क्राइटेरिया था, मेडिकल स्टैंडर्ड्स था कि किस तरह से क्या क्या मैंडेटरी है, तो अभी आपने इसको समझने का प्रयास किया। अब मैं इसका सिलेबस को आपको बता देता हूं कि किस तरह से इसका सिलेबस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न्स को। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझिएगा आप। जैसे एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट हम लोग ये जानेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो CBT होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा। फर्स्ट आपका साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि वैसे कैंडिडेट्स जो 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किए हैं तो वो X ग्रुप के लिए और Y ग्रुप दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन मैं पहले पैटर्न्स X ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। X ग्रुप के लिए पैटर्न मैं बता रहा हूँ, मैं आप याद रखिएगा, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से किए हुए हैं 10+2 तो आप X ग्रुप और Y ग्रुप दोनों के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन X ग्रुप के लिए क्या पैटर्न है, चीज़ों को समझिए। X ग्रुप में सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स सब्जेक्ट से आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, यानी कि लिख दिया मैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 60 मिनट्स फॉर 20 क्वेश्चंस। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा, अवधि होगा, इस 70 प्रश्न के लिए आपके पास समय मात्र 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा X ग्रुप वालों के लिए, जो कि क्वेश्चंस की संख्या आपकी 70 रहेंगी। और जितने सारे के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन 10+2 बेस्ड रहेंगे, यानी 10+2 लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे X ग्रुप के लिए। तो नोटिस कीजिएगा चीज़ों को। आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स फॉर X एंड Y ग्रुप, यानी कि X और Y ग्रुप के लिए, यानी कि अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स केवल Y ग्रुप को ही भर सकते हैं, X ग्रुप में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अगर वो साइंस के अलावे हैं। तो देखिए मैं X और Y ग्रुप के सिलेबस को मैं बता दूं तो X और Y का सिलेबस है, फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। एंड एक है रागा कहने का मतलब हुआ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग GK और GS से क्वेश्चन आएंगे 30 प्रश्न लगभग। तो कह सकते हैं इसका ड्यूरेशन की अगर बात किया जाए तो इसका ऑनलाइन ड्यूरेशन होगा 85 मिनट्स, यानी 85 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और ड्यूरेशन अवधि यानी कि समय आपको 85 मिनट दिया जाएगा। और ये Y ग्रुप सिर्फ वही कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं जो साइंस के अलावे दूसरे सब्जेक्ट से किए हुए हैं, अदर सब्जेक्ट से। लेकिन X और Y ग्रुप को फिल करना साइंस सब्जेक्ट भी बाहर लग सकता है। X और Y दोनों, पहले ही बता चुका हूँ आपको कि X और Y दोनों ग्रुप को फिल कर सकता है साइंस वाले। और X Y अगर दोनों आप एग्जाम देते हो तो आपका एग्जाम का पैटर्न ये रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात आती है सिर्फ Y ग्रुप के लिए। तो सिर्फ Y ग्रुप के लिए ये देखिए, तो Y ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ साइंस के अलावे जो सब्जेक्ट से 10+2 किए हुए कैंडिडेट्स हैं वही सिर्फ Y ग्रुप को फिल कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं Y को और X को दोनों फिल कर सकता है साइंस वाले, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले X ग्रुप को फिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप साइंस से नहीं किए हुए हैं तो आप X ग्रुप को फिल नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपको Y ग्रुप के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फिर
यू पास 10+2 इन एनी अदर सब्जेक्ट, यानी कि साइंस के अलावे आप दूसरे सब्जेक्ट से 10+2 पास हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, एक्स ग्रुप के नहीं। लेकिन अगर साइंस सब्जेक्ट से विद्यार्थी पास है तो वह एक्स और वाई बोथ दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो वाई ग्रुप का सिलेबस है, इंग्लिश से क्वेश्चन 20 आएंगे और रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके से रहेंगे और 15 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे। कुल मिलाकर के टोटल क्वेश्चंस की संख्या 50 होंगी और इसकी अवधि ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स ओनली, यानी 45 मिनट की अवधि दी जाएगी वाई ग्रुप के लिए। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बाद नेगेटिव मार्किंग का कुछ प्रोसेस है उसको मैं बता देता हूं, तब तक कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख लीजिए, आप पैटर्न को देख सकते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट का मार्किंग पैटर्न को समझेंगे कि उसका मार्किंग करने का क्या पैटर्न होगा। तो देखिए फर्स्ट में लिखे हैं 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्त कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 अंक, 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। सेकंड में लिखा हुआ नील अर्थात 0 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर वैसे क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आई मीन इसका सोल्यूशन आपने नहीं किया है, तो आपको उसके लिए 0 मार्क्स यानी कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड में 0.25 मार्क्स शैल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि आपको प्रत्येक अगर गलत उत्तर है तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स कहने का मतलब हुआ कि 4 क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं, अगर आपका उसमें 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो इसमें आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। प्रत्येक 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 मार्क्स नेगेटिव कटेगा। अगर आपने 12 क्वेश्चन गलत किया तो आपका नेगेटिव मार्क्स 3 मार्क्स कट जाएंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। अगर आप 12 प्रश्न गलत करते हैं तो 3 मार्क्स कटेगा, 16 प्रश्न गलती करते हैं तो 4 मार्क्स कटेगा। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप को लास्ट तक देखने के लिए वर्मा एजुकेशन पथ से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक कि फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।